नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969708606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी की पुनर्परीक्षा जो कि काफ़ी निकट आ चुकी है, इसकी जो प्रस्तावित तिथि है वो 26 और 27 जून की है। आशा है कि आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और रिवीजन के ही उद्देश्य से यहाँ पर हम मॉक टेस्ट आपको लगातार दे रहे हैं। इससे पहले हमने 3 अलग अलग सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट सामान्य जानकारी और जागरूकता से जुड़े हुए दिए थे, जिसमें 50 प्रश्न हुआ करते थे। ठीक वैसे ही हम सामान्य हिंदी के कुछ मॉक लेकर हाजिर हैं। ये सेक्शन वाइज है। अगर आप हिंदी के सेगमेंट को पढ़कर पूरा कर चुके हैं या कोई हिस्सा आपने तैयार कर लिया है तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए 50 प्रश्नों के साथ। और देखें, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रूप, यहाँ जो रूप दिए हुए हैं यानी शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा भाषा के रूप में शामिल नहीं होता है। भाषा का रूप जो है वो थोड़ा सा विविध होता है, तो उसके रूपों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब जो नहीं आती है वो आपको चुनकर बाहर कर देनी है। तो बोलियाँ नहीं आती हैं, या फिर परिनिष्ठित भाषा इसमें नहीं आती है, या राष्ट्रभाषा ही नहीं आती है, या आप डी को चुन लेंगे। डी को अगर चुनेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें से जितने हैं वो सभी भाषा के स्वरूप में ही शामिल हैं, उससे बाहर कुछ नहीं। और सही बात भी यही है, ठीक है, डी वाले ऑप्शन को ही चुनेंगे क्योंकि भाषा के रूप में ये सब कुछ आता है। बोलियों के बिना भाषा गूंगी है ना। परिनिष्ठित भाषा उसका एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रभाषा के बिना आप भाषा का परिचय ही नहीं दे पाएंगे। तो इसमें ये तीनों ही शामिल। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। रचनाकार और रचनाओं के नाम थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मृदुला गर्ग के द्वारा रची गई इसमें से कौन सी कृति है, बताइए। यहाँ कुछ विकल्प दिए हैं जैसे कि उसके हिस्से की भूल, गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ और फिर वसंत आया। ये अलग अलग रचनाओं के नाम हैं और सही जवाब इसमें से कौन सा होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, उसके हिस्से की भूल। इसको किसने लिखा है? मृदुला गर्ग ने। प्रश्न संख्या 3, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना इसमें से कौन सी है, बताइए। तो मछली मरी हुई लिखा है। इसके अलावा 720 कदम है, काठ का सपना और डिप्टी कलेक्ट्री। इसमें देखिए और बताइए सही जवाब इसका क्या होना चाहिए। काठ का सपना। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ही इनका ज़्यादा प्रचलित नाम है, बाकी जो मूल नाम है गजानन माधव उसे आप जानते रहिए। तो इसमें सी वाले विकल्प को हमने चुना। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। क वर्ग का वर्गीकरण किया जाता है। क वर्ग, अब क में जितने भी उसके परिवार के सदस्य हैं वो सभी आ जाएंगे, तभी क वर्ग तैयार होगा। तो क से लेकर पूरा अंग्या तक इसे देखेंगे। अब आपको ये पता करना होगा कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय आप अपने मुंह के या अपने गले के या अपनी जीभ के द्वारा किन अंगों का सहारा लेकर इन्हें बोलते हैं, मतलब कौन से हिस्से का इस्तेमाल करके आप इन्हें उच्चारित करते हैं। तो उसी आधार पे देखें, व्यंजनों के या जो वर्ण होते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। स्वर यंत्र मुखी है क वर्ग, या फिर दंत्योष्ठ है, या दव्योष्ठ है, या फिर कंठ है। इसमें से कौन सा है। और प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका डी, कंठ है। इनका उच्चारण कंठ के सहारे किया जाता है, कंठ से ध्वनि निकलती है। प्रश्न संख्या 5, यहाँ आपसे पूछा गया कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, यानी मूर्धा से उच्चारण होता है। मूर्धा का मतलब समझ रहे हैं। कंठ और जो आपकी तालु होती है, मतलब मुंह का हिस्सा आप देखें तो जो पूरी तालु है ऊपर के हिस्से में एक कटोरी नुमा संरचना होती है, अंदर जैसे गड्ढे नुमा। जीभ को आप वहाँ सटा के जब उच्चारित करते हैं तो मूर्धन्य वर्ण वहाँ से उनके शब्द जो है वो बाहर निकलते हैं। मूर्धा ये मुंह का एक हिस्सा है, ठीक है, और वहाँ से जो उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं उन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि किस व्यंजन का यहाँ से उच्चारण किया जाएगा तो वो मूर्धन्य कहलाएगा। इसमें ह है, ट है, त है और थ है। आप मुंह से इसे उच्चारित करके भी महसूस कर सकते हैं कि मूर्धा से आपकी जबान जो है वो कहाँ पे टच कर रही। और प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, ट। ट जब आप बोलते हैं ना तो आपकी जीभ हल्की सी ट्विस्ट होके मूर्धा की ओर जाती है और वहाँ से उच्चारण होता है। ऐसे ही मूर्धन्य श, इसका भी उच्चारण आपके मूर्धा के सहारे ही होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यहाँ देखिए, रूढ़ शब्द किनको कहा जाता है। तो इसमें कुछ विकल्प दिए हैं कि ऐसे शब्द जो कि किसी के योग से बनते हैं, मतलब
कुछ शब्दों या वर्णों के योग से बनते हैं, जिनका कोई मूल ही नहीं होता है, आधार ही नहीं होता है। जो शब्द किसी के योग से नहीं बनते हैं या इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो बताएं। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। ये किसी के योग से नहीं बनते हैं, मतलब यौगिक होते ही नहीं हैं, ये मूल स्वरूप में पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रयोग के हिसाब से विकारी शब्दों के भेद में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाएगा, बताइए। विशेषण इसमें शामिल नहीं होगा, क्रिया शामिल नहीं होगी, या फिर सर्वनाम नहीं शामिल होगा। डी वाला विकल्प यथावत है, आप देख पा रहे हैं। और इसमें से हम डी को शामिल करते हैं, इसमें उत्तर हमारा डी ही हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि विकारी शब्दों के भेद में शामिल ना किया जा सके। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विकारी का मतलब होता है विकार उत्पन्न करने वाला, तो वाक्य में या शब्द में विकार उत्पन्न करना इनका कर्तव्य होता है। अब इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, तो अब बताइए इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं होगा। कोयला नहीं होगा, दूध नहीं होगा, तेल नहीं होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। और इसका भी सही जवाब क्या होना चाहिए, डी ही होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही पदार्थ हैं। कोयला भी एक पदार्थ है, मैटर है ना। मैटर की 3 स्टेट आप पढ़ते हैं ना, तो वो कुल मिलाकर मूल रूप से अगर देखा जाए तो मैटर ही है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो यहाँ कोयला जो है ये ठोस पदार्थ है, लेकिन है तो पदार्थ, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। मतलब ये एक पदार्थ का नाम है, और जितने भी नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं। ठीक, और दूध जो है ये एक द्रव है, तेल जो है ये भी तरल है यानी द्रव है, तो ये सब पदार्थ हैं। तो इसमें से हम डी को चुन लेते हैं। इसके बाद आप देखें कुर्मी। कुर्मी एक जाति होती है, हिंदू धर्म में एक जाति होती है। अब ये कैसा शब्द है ये आपको बताना है, अर्थ वगैरह नहीं, शब्द कैसा है ये बताना है। ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पहले तो ये पहचानना पड़ेगा। उसके अलावा ये आकारांत है कि इकारांत है, आ का उच्चारण हो रहा है कि ई का उच्चारण हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाइए, काम हो जाएगा। और इसका जो सही जवाब है, पहली चीज़ ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है, और ये इकारांत है। वैसे भी आप देखें कुर्मी ई का उच्चारण हो रहा है ना, तो सीधे सीधे आप आराम से इसे पकड़ सकते हैं। बी वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि में, भीतर, पर और पय आदि जो विभक्तियाँ हैं वो निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित हैं। कौन सा कारक है जिससे कि ये जुड़ी हुई है। तो कारकों का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें कुछ कारकों के नाम दिए हैं, जैसे कि अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। उम्मीद है कि आप इनके विषय में जानते होंगे। तो प्रश्न संख्या 10, सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अधिकरण कारक के ही तो ये प्रतीक चिन्ह होते हैं, में, पय, पर, भीतर, इस तरह के जो संबोधन होते हैं ये अधिकरण कारक की पहचान होते हैं, और इसीलिए हम करेक्ट आंसर इसमें से चुनते हैं सी वाले को। अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें कहा गया कि शालू ने शिवम से कहा, आगे एक कॉमा लगा हुआ है, मैं मिठाई लूंगी। ठीक है, अब इस वाक्य में मैं क्या है। शालू ने शिवम से कहा कि मैं मिठाई लूंगी, यानी शालू मिठाई लेगी। अब शालू जो है वो एक नाम है यानी संज्ञा है, और उसी के स्थान पर ये मैं इस्तेमाल हुआ है। तो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बताइए। और इसलिए हमारा जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। वह अच्छी पुस्तक है। एक किताब सामने रखी है, आप कहेंगे कि वह अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताइए। सर्वनाम तो है ही है, वो आप देखकर जान सकते हैं, लेकिन कैसा सर्वनाम है अब यहाँ पहचानना पड़ेगा। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, या इसमें से कोई है ही नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो निश्चयवाचक होगा। आपको ये निश्चित है, मतलब आप तय जानते हैं कि वो अच्छी किताब है क्योंकि आपने उससे पहले उसे पढ़ा है या उसका रिव्यू देखा है, और आप दूसरे को बता रहे हैं कि वह किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप निश्चय की अवस्था में कहने के लिए सक्षम है, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न तो बिना रटे भी हल हो जाएंगे। अब इसके बाद देखें, तू यदि एक वचन है तो बहुवचन इसका क्या होना चाहिए। तू जो है वो एक वचन है, तो इसका आपको बनाना है बहुवचन। तू होगा यथावत, या फिर तू होगा मतलब छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी, या तुम या तुम ही, इसमें से कौन सा होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 13 की, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, तुम हो जाएगा। तुम जो है वो बहुवचन है, तू जो है वो एक वचन है। तुम लोग जाओ, तू जाएगा। ठीक है, एक आदमी को आप कहेंगे तू जाएगा, और कई सारे लोग हैं तो कहेंगे कि तुम लोग जाओ। तो इसमें जो तुम है ये बहुवचन के तौर पे इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 14 में कहा जा रहा है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है।
सिंदूरी लाल यानी सिंदूर के जैसा लाल। तो अब आप ये बताएं कि ये सिंदूरी शब्द क्या है। सिंदूरी शब्द जो है वो असल में लाल रंग के साथ जुड़ा हुआ है, और आप जानते हैं कि लाल रंग जो है वो गुणवाचक विशेषण है। सिंदूरी जो है ये भी रंग की पहचान है, तो ये भी एक विशेषण है, यानी यहाँ दो दो विशेषण इस्तेमाल हुए हैं। तो जब वाक्य में दो दो विशेषण इस्तेमाल होते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। कभी कभी ये होता है ना कि गुणवाचक विशेषण जो है वो लीडर बन जाता है, और उसकी विशेषता बताने के लिए फिर एक और विशेषण की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ वही कंडीशन पैदा हो गई है, और ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे बताइए। तो 14वां जो प्रश्न है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रविशेषण। ऐसे ही जो विशेषण होते हैं जो कि खुद किसी विशेषण की विशेषता बता रहे हो, उन्हीं को कहा जाता है प्रविशेषण। तो यहाँ सिंदूरी शब्द जो है वो लाल की विशेषता बता रहा है कि लाल भी ऐसा वैसा नहीं है, वो सिंदूरी लाल है। ठीक, तो ये गुणवाचक विशेषण, और ये उसके ऊपर चिपका हुआ एक और गुणवाचक विशेषण जो कि इसके लिए प्रविशेषण का काम कर रहा है। अभी लाल के लिए पूछा जाता है ना, लाल रंग को पूछा जाता है कि ये क्या है, तो आप इसमें से चुनते विशेषण। इसके बाद देखते हैं अगले वाले प्रश्न को। ये है 15वां, काला घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ने दीजिए। लेकिन यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और इसमें कहा गया कि काला रंग जो है वो असल में क्या है। रंग का नाम हो गया या कोई भी चीज़ ऐसी, मतलब जो बाकी विशेषण में ना एडजस्ट हो रहा हो, वो आपका गुणवाचक विशेषण में समाहित हो जाता है। गुणवाचक विशेषण का जो परिवार है वो सबसे लंबा चौड़ा होता है। तो अब इसमें आप बताएं, काला रंग जो है ना वो घोड़े की विशेषता बता रहा है। सीधी बात है, घोड़ा जो है वो एक संज्ञा शब्द है, मतलब एक जीव का नाम है। ठीक है, तो ऐसे में काला रंग जो है इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, ये प्रविशेषण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई दो विशेषण नहीं काम कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल विशेषण है जो कि गुणवाचक विशेषण। इसे हमने देखा। इसके बाद देखते हैं 16वें प्रश्न को, जो कि यहाँ पे है। वृहत शब्द की मूलावस्था, वृहत जो है यहाँ ध्यान से देखें, वृहत जो है ये शब्द की मूलावस्था है, मतलब मूल अवस्था में शब्द ऐसा ही है, कहने का मतलब ये। तो अब इसकी उत्तमावस्था क्या होगी बताइए। उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और मूलावस्था के बारे में आप विशेषण में पढ़ते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पूछा जा रहा है। इसको क्या लिखा जाएगा, वृहतर लिखा जाएगा, वृहतम लिखा जाएगा, या वृहतम लिखा जाएगा मतलब ह के साथ हलंत रहेगा, या फिर वृहत्तम लिखा जाएगा, मतलब आधा त और पूरे त का इस्तेमाल किया जाएगा। लिखने का तरीका थोड़ा भिन्न है, लेकिन यहाँ बात बदल जाएगी, इसलिए सावधानी से देखें। और जो 16वां प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा वृहत्तम। वृहत्तम मतलब उत्तम अवस्था होती है ना, उत्तम से वृहत्तम को आप वैसे भी राइम करके जोड़ सकते हैं और आराम से अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था ये होती है ना, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ की स्थिति का आभास होता है। तो बृहत्तम यानी इससे बृहत कुछ नहीं, इससे बड़ा कुछ नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। मेरी एक्सप्लेनेशन से घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत तरह के प्रश्नों को हल करने में मदद करेगी। तो हड़बड़ाहट में सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट करके भागना नहीं होता है, वो काम यहाँ नहीं होता, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन साथ में ऐड की जाती है। तो यहाँ 17वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आदर्श विशेषण नहीं है, बताइए। चीते के समान फुर्तीला, लोमड़ी के समान मक्कार, गधे के समान मूर्ख, और इसमें से कोई नहीं, बताइए। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, सभी तो है। यहाँ आदर्श विशेषण की स्थिति में सभी है, तो हम डी को चुन लेते हैं, यहाँ तुलना की गई है। अब इसके बाद 18वें प्रश्न को देखते हैं। नमक क्या है, नमक क्या है, विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष्य है, या इसमें से कुछ नहीं है। और 18वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है बताइए। विशेष्य जो है वो या तो संज्ञा होती है या फिर सर्वनाम होता है। कुल मिलाकर विशेष्य की मूल परिभाषा ये है कि वो शब्द जिसकी की विशेषता कोई विशेषण बता रहा हो, जिसकी विशेषता बताने का काम कोई विशेषण कर रहा हो, वही शब्द होता है विशेष्य। तो यहाँ पर नमक जो है ये विशेष्य के तौर पे इस्तेमाल होगा, संज्ञा शब्द है मूल रूप से, और इसके लिए कोई भी विशेषण हम यूज़ कर सकते हैं। नमक का रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद नमक ले आओ, तो सफ़ेद रंग जो है ये क्या है, मतलब सफ़ेद शब्द, ये गुणवाचक विशेषण है, और नमक जो है वो आपका विशेष्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। संपादक का विशेषण क्या होगा। संपादक जो है ना ये संज्ञा शब्द है, तो ये विशेष्य हो गया। अब इसका विशेषण क्या होना चाहिए, तो संपादकीय होना चाहिए। यहाँ जो वर्तनिधि है उसमें बहुत आराम से आप पकड़ सकते हैं। संपादकीय यानी जिसे आप एडिटोरियल कहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे विशेषण हो जाएगी। अब यहाँ से मोड चेंज हो गया है, विशेषण का पीछा हमने छोड़ दिया है। थोड़ा सा क्रिया को देख लेते हैं। तो रोना धोना कहते हैं ना, रोना धोना मचा के रखा हुआ है, तो रोना धोना में कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया है, यौगिक धातु है, यौगिक क्रिया है, या इसमें से कोई नहीं।
तो ये यौगिक क्रिया है, ठीक है। इसमें योग करके ही बनाई गई क्रिया है, जोड़ तोड़ वाली क्रिया है। जैसे रोना धोना जो है, ये दो अलग अलग शब्द को एक साथ जोड़ दिया गया है। रोने से धोने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक साथ हम मिलाकर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो क्रिया होती है उसको यौगिक क्रिया कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया कि क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, बताइए। ये प्रश्न आपके लिए, इसको आप खुद हल करिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसके बाद 22वें प्रश्न को देखते हैं। श्याम ने खाया, ठीक है, श्याम ने खाया, ये एक वाक्य है। भूत का कौन सा भेद है? भूतकाल, आप जानते हैं ना, भूत भविष्य वर्तमान। तो भूतकाल का इसमें कौन सा भेद इस्तेमाल हो रहा है? ये आसन्न भूत है, सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है या अपूर्ण भूत है, बताइए। तो 22वां जो आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा बी वाला। ये सामान्य भूत है। इसमें कोई विशेष जानकारी हमको नहीं प्राप्त हो रही है, सिर्फ इतना अंदाजा लग रहा है कि ये चीज़, मतलब ये जो घटना है ये घट चुकी है, यानी बीत चुकी है। तो बीत चुकी है तो भूतकाल में है। सामान्य जानकारी है, इसमें ऐसा कुछ आभास नहीं हो रहा है कि अभी अभी वो खाकर उठा है या बहुत समय पहले खाया था। ऐसा कुछ होता तो हम बाकी विकल्पों पर ध्यान देते, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम बी को चुनते। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। संभाव्य भविष्य का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बताइए। तो इसमें कहा गया संभाव्य यानी संभावना वाला जो भविष्य है, भविष्य में उसकी संभावना को हम व्यक्त करें। तो अब ध्यान से देखिएगा, शायद धर्मेंद्र आए। धर्मेंद्र एक व्यक्ति का नाम है, हीरो का नाम भी हो सकता है। तो शायद धर्मेंद्र आए, लगता है यहाँ आप देख रहे हैं, लगता है राजेश कल आए, ठीक है। शायद कल वर्षा होगी, वह गीत गाएगा। अब इसमें संभाव्य भविष्य का उदाहरण कौन सा नहीं है ये आपको पकड़ना है, जो है उसको तो छोड़ देना है। और इसमें 3 ऐसे हैं जो कि संभाव्य भविष्य के ही एग्जाम्पल। और इसलिए इसमें आप 23वें को अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका डी वाला हो जाएगा, वह गीत गाएगा। इसमें कहीं से कोई संभावना नहीं है, बल्कि तय बात है कि वो गाएगा ही गाएगा, उसे गाना है, ठीक। कोई संभावना नहीं है। संभावना का मतलब ये होता है ना कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ हो सकता है और नहीं हो सकता है वाली जो स्थिति है वो ए बी सी में हमें दिख रही है, ठीक है। ए बी सी तीनों में वही कंडीशन है, लेकिन डी वाले में ऐसा कुछ नहीं है, वो फिक्स है कि भविष्य में गाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 24 को देख लेते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि अपेक्षा, बनिबस्त, सामने। यदि संबंध बोध अव्यय के किस भेद के अंतर्गत इन्हें देखा जाए, मतलब इसमें ये कहा गया कि अपेक्षा, बनिबस्त, सामने, इस तरह के शब्द जो हैं ये संबंध बोधक अव्यय के कौन से भेद के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर अव्यय वाला जो पार्ट है वो शुरू होता है। और प्रश्न संख्या 24 को आपने ध्यान से देखा, इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ये तुलनावाचक होते हैं। तुलनावाचक का मतलब क्या है? इनके सहारे हम तुलना करते हैं कि महेश की अपेक्षा सुरेश जो है वो ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो अपेक्षा शब्द क्या कर रहा है? ये तुलना करवाने का काम कर रहा है। वैसे ही बनिबस्त, इसके बनिबस्त वो अच्छा है, तो यहाँ भी तुलना हुई, ठीक। सामने शब्द जो है ये भी तुलनात्मक होता है, तो ये तुलनावाचक में आते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। यहाँ देखें, बल प्रदायक निपात इसमें से कौन सा है? बल प्रदायक यानी बल देने वाला। शब्द का अर्थ अगर आप निकालते हैं ना तो उससे काम आसान हो जाता है। तो बल प्रदायक निपात इसमें से कौन सा है, बताइए। यहाँ जो विकल्प दिए हैं आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं, और सही इसका जो जवाब है वो इसमें हो जाएगा ही। जोर देकर बोला जाता है, ऐसे निपात जिन्हें कि जोर देकर, वजन बात का बढ़ाने के लिए बोला जाए कि मुझे यही चाहिए, मुझे करना ही होगा, ठीक है। करना होगा एक हल्का वाक्य मालूम होता है, लेकिन आप उसमें जोर दे के बोलते हैं कि मुझे करना ही होगा, तो ही जो है वो जोर देने का काम कर रहा है, तो ये बल प्रदायक निपात। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। कुछ यहाँ पे ऊखल का तत्सम शब्द क्या होगा? ऊखल या ओखल जो है ये तद्भव शब्द है, अनाज कूटने के लिए काम में आती है। अब तो इसका प्रचलन ही खत्म हो गया है या कम हो गया है, गाँव में दिखाई देती है कभी कभी। अब तो ज़्यादातर चक्की या इस तरह की जो मिल होती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ 26वें को आप देखें, इसका तत्सम शब्द आपको ढूंढना है, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा डी वाला, ठीक है। उलूखल भी होता है, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, और उदखल भी होता है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि विकल्प में कौन सा दिया है। अब इसके बाद देखें 27वें प्रश्न को, आवा का तत्सम शब्द क्या होता है? आवा जान रहे हैं ना, कुम्हार का आवा, जिसमें कि वो मिट्टी के अपने बर्तन को पकाने का काम करता है। तो आवा जो है वो एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपको बताना है, बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? आपाक हो जाएगा। आमा नहीं होगा, आमा कोई शब्द नहीं होता, मतलब तत्सम में नहीं होता। अर्ची का मतलब होता है आँच, कहते हैं ना आग की जो आँच है वो बहुत तीखी है, तो वो अर्ची को मतलब उसके लिए तत्सम शब्द जो इस्तेमाल होता है वो अर्ची होता है। आपाक कहा जाता है आवा को।
इसके बाद प्रश्न संख्या 28 पूछा गया है कि कौन सा 2 विद्याओं के तहत शामिल किया जाता है। अब इसमें देखें, प्रवृत्ति है, निवृत्ति है, जीव है और परा है। इसमें से देखकर बताइए। और 28 जो है इसका करेक्ट आंसर परा हो जाएगा। ठीक है, ये परा है। इसके बाद 29 को देखते हैं, कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ मलय लिखा हुआ है, गंध लिखा है, हरिगंध है और दिव्य गंध है। चंदन सुगंधित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब यहाँ आपको ये बताना होगा कि इसका पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें गंध हो जाएगा। गंध का मतलब होता है महक। अब वो महक कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो चंदन के पास तो अच्छी महक होती है, तो इसमें से हम इसे पर्यायवाची के तौर पे इसकी लिस्ट से बाहर कर लेते हैं। बाकी मलय, हरिगंध और दिव्यगंध ये सारे शब्द चंदन के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं, कौन सा शब्द जीभ का पर्यायवाची नहीं है। जीभ का पर्यायवाची तो जिह्वा, जिह्वा तो इसका संस्कृत मतलब तत्सम रूप है। रसना, रसजा, रसज्ञा। देखिए, जीभ के सहारे आप करते क्या हैं, रस का ज्ञान करते हैं। रस मतलब यहाँ स्वाद से तात्पर्य, भोजन का या किसी भी चीज़ का जो आपके मुंह में जाती है उसका स्वाद आपको आपकी जीभ से मालूम होता है। तो इसमें आप शब्दों का अर्थ निकालने का प्रयास करिए। ये तो आप जानते ही हैं कि ये तो होगा ही, तो ये इसमें चुना नहीं जाएगा। रसना कहा जाता है, ठीक है, रसना एक ड्रिंक भी आता है, लेकिन रसना जो है ये जीभ का खुला पर्यायवाची है, सभी जानते हैं। और रसज्ञा, रस का ज्ञान कराने वाली, यानी स्वाद का बोध कराने वाली, तो वो क्या है, जीभ है। तो इसमें से बचता क्या है, रसजा। रस को उत्पन्न करने का काम जीभ का नहीं होता है। रस तो भोजन के अंदर होता है, वो पकाने से या अनाज की जो अपनी वैरायटी है उससे उत्पन्न होता है। तो ये जीभ का पर्यायवाची नहीं है। सी वाले को हम इसमें से चुनकर बाहर कर देते हैं, बाकी सभी जो है वो जीभ के पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं, सहनेत्र। ये एक शब्द है, सहनेत्र। इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो आँख होगा, नयन होगा, चश्मा होगा या ऊपरी नेत्र होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नेत्र नहीं कहा है, सहनेत्र यानी नेत्र का सहयोगी। तो आपके नेत्र जब कमज़ोर हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। सभी लोग नहीं लगाते और वो सुरक्षित भी नहीं होता है, तो लोग चश्मा लगाते हैं। ठीक है, तो चश्मा जो है वो सहनेत्र होता है। इसमें से हम सी वाले विकल्प का चयन करते हैं। ऐनक भी कहा जाता है, सहनेत्र भी कहा जाता है, तो शाब्दिक अर्थ से आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि काय और निकाय, ठीक है, काय एक शब्द है और दूसरा शब्द है निकाय। आपको ये बताना है कि इनके बीच का फ़र्क क्या है। तो फ़र्क के तौर पे उनके अर्थ दिए हुए हैं युग्म के तौर पे, मतलब युग्म के रूप में। आप देखें इसमें से कौन सा सही युग्म होना चाहिए। तो काय का मतलब क्या होता है और निकाय का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, बताइए। निकाय का मतलब वैसे तो अगर देखा जाए ना तो एक तंत्र होता है, अंग्रेजी में कहें तो सिस्टम, हिंदी में कहें तो निकाय। तो अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, और इसका जो सही जवाब इसमें हो जाएगा वो इसका ए वाला हो जाएगा, शरीर और समूह। समूह का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के मिले जुले स्वरूप से है, जो कि एक साथ मिल के काम करती है। समूह में क्या होता है, एक से ज़्यादा घटक होते हैं और वो सारे घटक आपस में तालमेल बिठा के जब काम करना शुरू करते हैं तो एक निकाय तैयार होता है। जैसे कि अपना पारितंत्र है, पारितंत्र के अंदर बहुत सारे घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जब आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं तो एक निकाय तैयार होता है, सिस्टम तैयार होता है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो वैसे ही समूह का मतलब होता है निकाय। समूह जो है वो शाब्दिक अर्थ के तौर पे निकाय से मैच कर रहा है, तो इसका ए वाला सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। असल में यहाँ पर विलोम दिया हुआ है, तो विरक्त और अनुरक्त दिया है, वृष्टि और अनावृष्टि दिया है, विभव और आविर्भाव दिया हुआ है, ऐसा दिया है, और सहयोगी और प्रतियोगी दिया है। अब इसमें आप बताएं गलती कहाँ पर है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें विभव और आविर्भाव जो दिया है ये गलत दिया है। आविर्भाव कोई शब्द ही नहीं होता है, ठीक। विभव, पराभव, इस तरह के शब्द जो है ये आपस में विपरीतार्थक हो सकते हैं। आविर्भाव नहीं होता है, आविर्भाव होता है, और आविर्भाव यहाँ लिखा नहीं है। तो ये सारी जो युग्म यहाँ पे दिए हैं बाकी सब सही है, सिर्फ सी वाला गलत। इसके बाद 34वें को देखते हैं। यहाँ फिर से विलोम शब्द, तो इसमें जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। सुनाम लिखा है और उसका जो अपोजिट दिया है वो दिया है सुनामी, ठीक। मतलब सुनाम जो है वो बड़ी लहर होती है और सुनामी उससे थोड़ी छोटी होती है, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये मतलब लॉजिकहीन है, इसे हम बाहर कर देते हैं। इसके अलावा सुपात्र और कुपात्र दिया है, सरस और असरस दिया है, सक्रिय और असक्रिय दिया है। इसमें सही कौन सा है बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। देखिए, हर जगह उपसर्ग जोड़कर विलोम नहीं बनाए जाते। सुनाम का कुनाम होता है, या बदनाम भी आप लिख सकते हैं। वैसे ही सरस का नीरस होता है,
और सक्रिय का निष्क्रिय होता है, असक्रिय कोई शब्द नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप सक्रिय के आगे अ उपसर्ग लगा देंगे तो काम हो जाएगा, हर जगह ये काम नहीं करता, तो हम बी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। अहंकारपूर्ण अपने को सबसे बढ़कर समझना। अब ये एक वाक्य है, इसके लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। ऐसा व्यक्ति जो कि नितांत ही अहंकारी है और अपने आगे किसी को लगाता नहीं है, अपने आप को सर्वोच्च समझता है, तो उसको हम क्या कहेंगे बताइए। मेरे कहे हुए वाक्य में ही उत्तर छिपा हुआ है। और 35वां जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा अहंगमन्यता। ठीक है, अहंगमन्यता। अगर ये शब्द नहीं दिया होता तो हम सीधे सीधे अहंकारी चुन लेते, तो भी ठीक होता, गलत नहीं होता। लेकिन जब ज़्यादा उपयुक्त शब्द हमारे पास मौजूद है तो हम उसे क्यों न चुने, तो इसीलिए हम सी को चुनते हैं। इसके बाद 36वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, कहा गया कि जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो, कोई रुकावट न हो, ऐसी चीज़ को क्या कहा जाएगा। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि कंटक, अकंटक, कंटकाकीर्ण, अनुकंटक। तो सबसे अच्छा शब्द तो निष्कंटक होता है, लेकिन निष्कंटक यहाँ दिया नहीं है, तो अब हमारे पास विकल्प बचता है कि हम अकंटक को चुन लें। विघ्न बाधा नहीं है, कंटक मतलब कांटे से विहीन है, तो उसको हम अकंटक कहेंगे। कंटकाकीर्ण का मतलब ये होता है कि जिसमें कांटे ही कांटे भरे हों, रास्ते पर कांटे ही कांटे यानी बाधाएं ढेर सारी हों, तो उसको हम कहते हैं कि कंटकाकीर्ण मार्ग है। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। ठीक, 37वें को देखिए। कंद का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कंद जो शब्द है ना, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहाँ उसके जो बहुत सारे अर्थ हैं वो दिए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जो कि उसके अर्थ से कोई ताल्लुक ही नहीं रखता है, वही चुनकर आपको बाहर करना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ मिश्री, बादल और समूह दिया है, और 37 जो है ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कंद शब्द जो है वो मिश्री के लिए भी इस्तेमाल होता है, कंद जो है वो बादल के लिए भी इस्तेमाल होता है, और कंद जो है ना वो समूह को भी कहा जाता है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कंद का अनेकार्थी ना हो। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। काम का अनेकार्थी शब्द क्या है बताइए। तो यहाँ ध्वजा दिया हुआ है यानी झंडा, एकमात्र, इच्छा, वेद व्यास। तो काम कामना, ठीक है, और कामना से जुड़ी हुई है इच्छा, इसे हमने चुन लिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 39। अब यहाँ मुहावरा आ गया, आसमान पर चढ़ा देना। कहते हैं खूब चढ़ाओ आसमान पे, बाद में वो फल भुगतेगा। तो आसमान पर चढ़ा देना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा बताइए। इसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक प्रशंसा कर देना। किसी भी व्यक्ति की अगर आप प्रशंसा करते हैं तो वो प्रसन्न होता है, कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, प्रशंसा हमेशा सभी को अच्छी लगती है। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर दें, मतलब चापलूसी कर दें, तो वो आसमान पे चढ़ जाता है, फिर अपने में नहीं रहता। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चने के झाड़ पर चढ़ाना, ऐसे भी जो मुहावरे होते हैं वो इसी के करीबी अर्थ वाले होते हैं। देखिए 40वें प्रश्न को, यहाँ पर कहा गया कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, पहचानिए। तो लिखा हुआ है बच्चे ने रोया। अशुद्ध वाक्य की तलाश आपको करनी है। मैं वहाँ गया था, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई वाक्य नहीं है, मतलब ये कि इसको आप चुन सकते हैं, विकल्प है। तो प्रश्न संख्या 40 जो है, इसमें आप देखें बच्चे ने रोया, यहाँ सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाला फंडा और साथ में कर्ता, माफ कीजिएगा, कारक चिन्ह जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बच्चा रोया, सीधी बात है, बच्चे ने रोया कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसीलिए 40वां जो है ना, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपका बातें बहुत मीठा है। लिखे वाक्य ऐसे हैं कि बहुत आराम से आप पकड़ सकते हैं। व्यक्ति यौवनावस्था में अनेक भूलें करता है। उस समय चरखा काटना एक अनुशासन था, चरखा काटना एक अनुशासन था, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें ध्यान से देखिए, पहला वाला जो वाक्य है इसका आप शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे, आपकी बातें बहुत मीठी। यहाँ पर आपका नहीं बल्कि आपकी होनी चाहिए। और सी वाला जो सेंटेंस है उसको भी ध्यान से देखिए। उस समय चरखा काटना नहीं, सूत काटना। चरखा चलाना अगर लिखा होता तो सही रहता, लेकिन यहाँ काटने की बात की गई है, तो सूत काटा जाता है ना कि चरखा, ठीक है। तो सूत काटना एक अनुशासन था, वो सही वाक्य होता। लेकिन हाँ, इसका बी वाला बिल्कुल ठीक दिया है। व्यक्ति यौवनावस्था में अनेक भूलें करता है, ये ठीक दिया है या नहीं दिया है बताइए। और ये ठीक है, हालांकि ऐसे भी हो सकता था, ये भी बहुत सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन गलत भी नहीं है, बाकी की तुलना में सही है। तो इसमें यौवन में अनेक भूलें करता है, ये अगर लिखा जाता तो वाक्य ज़्यादा संतुलित होता, लेकिन ये गलत नहीं कहा जा सकता, तो इसीलिए हम बी को चुनते हैं, ठीक है। बी वाला 100% सही है, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा रूप होता कि हम लिखते कि व्यक्ति यौवन में अनेक भूलें करता है। चलिए देखते हैं अगले वाले, 42वां, दिव्योज यानी दिव्य ओज, इसका तात्पर्य है देवताओं का
देवताओं का तेज या ओज। तो इसमें कौन सी संधि है आपको बताना है, इसमें कौन सी संधि है बताना है। देखिए यण संधि होगी और कुछ नहीं हो सकती है, ठीक। देवयोत जो शब्द है इसमें यण संधि होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। पुत्र शोक, पुत्र का शोक, पुत्र के लिए शोक, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास है बताइए। 43वां आप देख रहे हैं और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। दुरुपयोग में कौन सा उपसर्ग है, दुर है, उप है, उपर्युक्त दोनों है, कौन सा होगा। अब इसमें आपको उलझा दिया है। वैसे तो आप काम छुट्टी करते दुर उपसर्ग को चुनकर, लेकिन यहाँ उपयोग शब्द जो है उसमें भी आप देखें कि योग जो है वो मूल शब्द है और उप जो है वो उपसर्ग है। तो क्या यहाँ आप दो दो उपसर्ग चुनेंगे, सोच कर बताइएगा। 44वां जो है ना इसका सही जवाब सी ही होगा। इसमें दो उपसर्ग है। मूल शब्द तो सिर्फ ये इतना ही है, योग जो है ना वो मूल शब्द है। दुर और उप ये दोनों जो शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं दोनों ही उपसर्ग हैं। पहले उप लगाया गया, उसके ऊपर दुर को चिपका दिया गया, ठीक। तो इसमें उपर्युक्त दोनों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। संबोधन और समापन कौन से पत्र में नहीं होता है। लगभग सारे पत्र जो होते हैं उनमें संबोधन से बात शुरू होती है। जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसे संबोधित करते हैं, ठीक है, सेवा में फलाने, और उसके बाद अंत में आप समापन करते हैं धन्यवाद वगैरह देकर। तो इसमें आप बताइए अशासकीय पत्र में ऐसा नहीं होता है, द्रुतगामी पत्र यानी जो तार होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, या कार्यालय स्मृति पत्र में ऐसा नहीं होता है, या इसमें से किसी में भी ये फॉर्मेलिटी नहीं की जाती। और 45 जो है इसका करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना ये स्थिर भाव की होती हैं, मतलब आपके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त कागज है और पत्र भेजने की ऐसी कोई हड़बड़ नहीं है। तो आप आराम से लिखते हैं सेवा में फलाने अधिकारी या जिसको भी आप भेज रहे हैं, नीचे भवदीय आपका विश्वास पात्र और फिर अपना लंबा चौड़ा नाम पता धन्यवाद के साथ। लेकिन जो द्रुतगामी पत्र जो कि अभी प्रचलन से बाहर हो गए हैं इंटरनेट और मोबाइल की वजह से, तार, ठीक है, तो तार में शीघ्र संदेश भेजने का और उसमें शब्द गिने जाते हैं, उसी हिसाब से पैसा लगता था। तो इसमें बहुत नपे तुले शब्दों में, मतलब सूचना आपको कोई त्वरित पहुंचानी है कि इस व्यक्ति की मृत्यु, शीघ्र घर पहुंचो ऐसे, या शादी तय हो गई है और इस तारीख को है, शीघ्र घर आइए। तो इसमें बहुत चंद शब्दों को गिनकर लिखा जाता था। इसमें संबोधन वगैरह का कोई महत्व ही नहीं है, संबोधन इसमें नहीं लिखे जाते हैं। तो द्रुतगामी पत्र जो है वो ऐसे होते हैं, इनमें कोई समापन और संबोधन नहीं होता है, छोटे छोटे वाक्य होते हैं। इसके बाद आप देखिए अगले वाले को। अब यहाँ अगले वाले का मतलब है कि एक लंबा सा गद्यांश है और उसको पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका हमें जवाब देना है। तो गद्यांश आपका शायद यहाँ देख रहे हैं आप, ये यहाँ से शुरू होता है। लिखा गया है कि स्मृति किसी सूचना को एक समय पर धारित करना और उसका प्रत्यावाहन करना होता है। मतलब पहले तो आप सूचना इकट्ठी करते हैं, फिर जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप अपने दिमाग को रिकॉल करने के लिए कहते हैं कि याद करके बताओ कि वहाँ क्या था। तो इसी को कहा जाता है प्रत्यावाहन। अब इसके बाद ये कहा गया कि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का संज्ञानात्मक कार्य किया जाना है। कभी किसी सूचना को कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक अपरिचित टेलीफोन नंबर को तब तक धारित रखना पड़ता है जब तक कि आप टेलीफोन यंत्र तक उस नंबर को डायल करने के लिए पहुंच नहीं जाते, ठीक है। और अपने स्कूल के प्रारंभिक दिनों में जोड़ घटाव करने की जो विधि आपने सीखी थी वो आपको कई वर्षों के बाद भी याद रहती है। ऐसा तो है नहीं कि मास्टर साहब ने उस समय जो आपको मार मार कर बॉडमास का नियम सिखाया था वो आप भूल चुके हैं। अगर भूल गए हैं तो ये गलत बात है, लेकिन भूलते नहीं है, वो चीज़ें हमें याद रहती हैं, ठीक है। तो स्मृति कुल मिलाकर एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। दिमाग एक कंप्यूटर की तरह से काम करता है, या ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि कंप्यूटर दिमाग की तरह से काम करता है। अब यहाँ ये बताइए, आगे आप देख लीजिए। पहले स्मृति एक प्रक्रिया है जिसमें कि 3 स्वतंत्र किंतु अंतः संबंधित अवस्थाएं होती हैं। स्मृति के अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं। स्मृति जो है वो पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? एक तो कूट संकेतन होता है, यानी जिसे आप इनकोडिंग कहते हैं। दूसरा होता है भंडारण यानी स्टोरेज, और तीसरा होता है पुनरुद्धार यानी रिट्राइवल। ठीक, अंग्रेजी में इसलिए दिया है कि आप शब्दों का सही अर्थ समझें। अब देखिए कि कोई भी सूचना हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है और वह इन अवस्थाओं से अवश्य प्रवाहित होती है, मतलब इन अवस्थाओं से होकर वो गुजरती है। और कूट संकेतन वह पहली अवस्था है जिसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सूचना स्मृति तंत्र में पहली बार पंजीकृत की जाती है ताकि इसका पुनः उपयोग किया जाए, उसे स्थिर करके रखा जाता है। जब भी कोई बाह्य उद्दीपक हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है जिनके सहारे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है और इन्हें हमारे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में पुनः प्रक्रमण करने के लिए ग्रहण किया जाता है। कूट संकेत में आने वाली सूचना को ग्रहण किया जाता है
और उससे कोई अर्थ निकाला जाता है। जैसा मस्तिष्क ने पहले से सीखा हुआ है वैसा ही अर्थ निकलता है और उसका पुनः प्रक्रमण संभव हो पाता है। भंडारण जो है वो द्वितीय अवस्था है और इसमें क्या होता है कि सूचना जिसका कि कूट संकेतन किया गया था उसका भंडारण भी आवश्यक है, नहीं तो वो हवा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसे स्थिर करना मतलब फीड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ भंडारण की प्रक्रिया होती है, सूचना का बाद में इस्तेमाल किया जा सके इसलिए। अतः भंडारण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा सूचना कुछ समय सीमा तक धारण की जा सके। और पुनरुद्धार का मतलब है तीसरी अवस्था से, और इसमें यह होता है कि व्यक्ति अपनी स्मृति में उसे वापस प्राप्त करने में समर्थ होता है। विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे कि समस्या का समाधान, निर्णयन इत्यादि को करने के लिए जब संचित सूचना को पुनः चेतना में लाया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पुनरुद्धार। ठीक है, पुनः चेतना में लाने की ये प्रक्रिया है। अब यहाँ एक चीज़ कही गई है कि यह एक रोचक तथ्य है कि स्मृति को विफलता में इनमें से किसी मतलब स्मृति की जो विफलता है, आप कहते हैं ना कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो ये असल में क्या है, ये आपकी स्मृति की विफलता है। तो वही चीज़ यहाँ कही गई कि स्मृति की विफलता इनमें से किसी भी अवस्था में हो सकती है। मतलब कोई भी स्टेप जो है वो गड़बड़ाया तो वहाँ से आपकी स्मृति जो है वो विफल हो जाएगी, मतलब उस चीज़ को आप याद नहीं रख पाएंगे। आप किसी भी सूचना का पुनर्स्मरण इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने ठीक ढंग से उसका कूट संकेतन नहीं किया था, आपका भंडारण कमजोर था, या आप आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनरुद्धार नहीं कर पाए। अब इसमें से कोई भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक, तो ये पूरा हमने पैराग्राफ देखा है। अब इसके बाद आपको ये बताना होगा, इसमें प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 46 से लेकर 50 तक इसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि बताइए कि ये जो अनुच्छेद है इसके हिसाब से स्मृति की कितनी अवस्थाएं। तो सीधी बात है 3 अवस्थाएं हैं, आप जानते ही, तीनों को हमने अभी साक्षात देखा है। अब यहाँ देखें अगले वाले को। इसमें कहा गया कि गद्यांश के हिसाब से स्मृति क्या है, यादाश्त है, एक प्रक्रिया है, भंडारण है कि कूट संकेतन है, इसमें से कौन सा होगा। और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं, उन्हें हमने पहले ही देख लिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। कूट संकेतन को स्मृति की किस अवस्था के रूप में दर्शाया गया है, बताइए। कूट संकेतन यानी जो कोड में उसे कन्वर्ट करके दिमाग को सिखाने की पद्धति थी, उसको हमने किस क्रम में दर्शाया है, पहले क्रम में, दूसरे क्रम में, तीसरे क्रम में। पहले क्या होता है, असल में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 48 जो है इसका राइट आंसर ए होगा। पहली प्रक्रिया तो यही होती है, किसी चीज़ को हम देखते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां उसे महसूस करती हैं या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं और उसकी कोडिंग करके दिमाग को भेजा जाता है, कोड के रूप में वो दिमाग को प्राप्त होता है। तो ये पहली प्रक्रिया होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी 49वां। पुनरुद्धार का मतलब क्या होता है, ये तीसरी अवस्था है। अब इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, अवस्था कौन सी है ये नहीं पूछा जा रहा है। तो पुनः स्मरण करने की ये प्रक्रिया होती है। समस्या समाधान और निर्णयन इत्यादि को करने के लिए जब संचित सूचना को पुनः चेतना में लाया जाता है तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं पुनरुद्धार, या स्मृति को क्रियाशील बनाने की ये प्रक्रिया होती है। इसमें से क्या होता है, तो असल में ये जो बड़ा वाला है यही सही है। समस्या का समाधान, निर्णयन इत्यादि को करने के लिए जब संचित सूचना का हम इस्तेमाल करते हैं, उसे पुनः चेतना में लाते हैं, उसे पुनः, वो आपके दिमाग में सोई हुई है, उसको आप क्या करते हैं, चैतन्य करते हैं, और वही प्रक्रिया जो है वो पुनरुद्धार होती। अंतिम प्रश्न को हम देखेंगे इस टेस्ट के। इसमें कहा गया कि जब कोई बाह्य उद्दीपक या कोई भी चीज़, बाहर की घटना, वो हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है तो उस समय क्या होता है। कोई घटना हमारे सामने घट रही है और उसे हमारी जो आंखें हैं वो देख रही हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों में पहले देखने वाला काम तो आंखें देख रही हैं, कान जो है उस घटना से जो वार्तालाप या चीज़ हो रही है उसको सुन रहे हैं। तो अब ये ज्ञानेंद्रियां मस्तिष्क को सूचित करेंगी कि हमने ये देखा और हमने ये सुना, बताओ कि इसमें क्या निर्णय लेना चाहिए। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, असल में ज्ञानेंद्रियां जो है जब प्रभावित होती है तो उसके बाद तंत्रिका आवेग धीमा होता है, तंत्रिका आवेग त्वरित हो जाता है, या आवेग उत्पन्न ही उसी समय होता है। असल में क्या होता है, और करेक्ट आंसर इसका सी होगा। आवेग हमेशा नहीं होता है। आवेग अगर हमेशा रहे तो मस्तिष्क फट जाएगा। आवेग ठीक उसी समय उत्पन्न होता है जब हम किसी चीज़ के संपर्क में आते हैं, यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं किसी बाह्य उद्दीपक को देखती हैं या फिर उसके बारे में पता लगाती हैं। तो हमने सी को चुना और यहाँ पर ये मॉक समाप्त होता है। आशा है कि आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी और ऐसे कई सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।